मैं हूं शशांक बीएचयू से और मैं आज आप लोगों को एक लेख और एक पत्र भगत सिंह जिसके रचनाकार हैं चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं। चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र और इस जिसके रचनाकार हैं भगत सिंह। अब मैं भगत सिंह के बारे में सबसे पहले लेखक के परिचय के बारे में जानना चाहूँगा। तो लेखक का परिचय है भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। और इनकी मृत्यु हुई थी, मतलब शहादत हुई थी इनका 23 मार्च 1931 ईस्वी को। अब मैं आपको बता दूं कि 23 मार्च जो दिन है, 23 मार्च को हम संपूर्ण भारतवासी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसे शहीद दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि 23 मार्च 1931 के दिन ही 3 भारत के वीर सपूतों का एक साथ, मतलब एक ही दिन फांसी पे की सज़ा सुनाई गई थी, जो जिसमें थे 3 लोग, भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु। मैं अब आगे चलता हूँ। आगे है इनका जन्म स्थान कहाँ था? बंगाचक। इनका जन्म स्थान बंगाचक था, जो लायलपुर पाकिस्तान में पड़ता है। फिर इनका पैतृक गांव था पंजाब में। और इनके माता थी विद्यावती और पिता थे सरदार किशन सिंह। और इनके परिवार में संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी ही थे। इनके पिता चाचा सब स्वाधीनता सेनानी थे। और शिक्षा, इनका शिक्षा जो था, पहले 4 साल की उम्र में प्राइमरी शिक्षा ये अपने गांव में ही लिया। उसके बाद ये डीएवी स्कूल से वर्ग 9 तक की पढ़ाई की और उसके बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर से एफए किया और बीए के दौरान पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। और इनका अब हम लोग बात करते हैं कि 12 वर्ष की उम्र में इनका कुछ जो गतिविधियां थी। 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जनरल डायर खुलेआम सभी भारतवासियों को खुलेआम गोली चलवा दिए थे जालियांवाला बाग में। तो वहीं से इन्होंने अपना मिट्टी लेकर राजनीतिक गतिविधियों में, क्रांतिकारी गतिविधियों में ये शामिल हो गए। फिर हम लोग बात करते हैं इनकी कृतियाँ। पहले दिन बात करते हैं इनकी पहली गिरफ्तारी कब हुई थी। इनकी पहली गिरफ्तारी 1926 में, अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में हुए बम विस्फोट के कारण 1927 में हुई थी। ठीक है। और कृतियाँ, इनकी कृतियाँ क्या थी? बहुत मुख्य है, बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या हिंदी में 1924 में लिखा था इन्होंने। विश्व प्रेम कलकत्ता की मतवाला में प्रकाशित हुई थी। और युवक मैं नास्तिक क्यों हूँ 1930 से 31 के बीच में प्रकाश। मैं नास्तिक क्यों, बहुत अच्छी पुस्तक है, मैं पढ़ाऊँ, आप लोग भी पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा। उसमें आपको बहुत विचार, आपका मानसिकता बदल जाएगा। अछूत समस्या विद्यार्थी और राजनीति जो आई है, विद्यार्थी राजनीति को आप लोग को पढ़ना है अभी तुरंत। ये विद्यार्थी और राजनीति अभी तुरंत पढ़ने वाले हम लोग हैं। और सत्याग्रह, हड़तालें और बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श आदि के अनेक लेख, टिप्पणियाँ एवं पत्र जो अलग अलग प्रकाशकों द्वारा भगत सिंह के दस्तावेज के रूप में प्रकाशित हुई है, आप लोग को मैं बता दिया हूँ। और अब जो भी मेन बातें हैं, अब हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। एक लेख और एक पत्र। अब हम लोग चैप्टर पे चलते हैं। एक लेख और एक पत्र है चैप्टर का नाम, जिसमें विद्यार्थी और राजनीति, एक लेख है। इस पे भगत सिंह बहुत अच्छा बात बताए हैं कि एक विद्यार्थी को राजनीति क्यों करना चाहिए, और एक अच्छा नेता एक विद्यार्थी ही बन सकता है। अब हम लोग बात करते हैं, डायरेक्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर में है, इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है, पढ़ने वाले नौजवान राजनीति या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा न लें। देखिए, भगत सिंह कह रहे हैं, अपने समय की बात कर रहे हैं। इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है, पढ़ने वाले नौजवान विद्यार्थी राजनीतिक या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा न लें। पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है। विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिला होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि वे पॉलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। आगे हमारा दुर्भाग्य कि लोगों की ओर से चुना हुआ मनोहर, जो अब शिक्षा मंत्री है, स्कूल कॉलेजों को नाम के एक सर्कुलर या परिपत्र भेजता है कि कोई पढ़ने या पढ़ाने वाले पॉलिटिक्स में हिस्सा न ले। कुछ दिन हुए जब लाहौर में स्टूडेंट्स यूनियन या विद्यार्थी सभा की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था। वहाँ भी सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि भगत सिंह एक बात कहते हैं
कि आजकल भगत सिंह के समय की बात हो रही है कि पंजाब में जितने भी स्कूल कॉलेज हैं वहाँ पे विद्यार्थियों का एडमिशन लेने के समय ही क्या किया जाता है, एक शर्त पूरा कराया जाता है कि बच्चे कोई भी विद्यार्थी पॉलिटिक्स में, राजनीतिक में भाग नहीं लेंगे, कोई क्रांतिकारी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। तो इन्हीं सब बातों को पे ये प्रश्न खड़ा करें कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हम एक विद्यार्थी क्यों नहीं एक क्रांतिकारी आंदोलन क्यों नहीं कर सकता है, राजनीतिक में भाग क्यों नहीं ले सकता है? अब हम लोग आगे बात करते हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे एक बात कि भगत सिंह एक बात बोलते हैं, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा। इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता हूँ। ध्यान दीजिएगा फिर से, इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता हूँ। कितनी बड़ी बात है कि इश्क वगैरह भी अगर कुछ कभी लिखना भी चाहते हैं भगत सिंह तो इनकलाब, देश के बारे में लिखाता है। इनके रग रग में देश की आज़ादी इन्हें पसंद थी। अब हम लोग बात करते हैं आगे। पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है। इसका क्या कारण है? क्या पंजाब ने बलिदान कम दिए हैं? इसका कारण स्पष्ट है कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग बिल्कुल ही बुद्धू हैं। आज पंजाब काउंसिल की कार्रवाई पढ़कर इस बात का अच्छी तरह पता चलता है कि इसका कारण यह कि मेरी शिक्षा निकम्मी होती है और फिजूल होती है। और विद्यार्थी युवा जगत की इस कारण यह है कि हमारी शिक्षा निकम्मी होती है और युवा जगत निकलते हैं जब उनमें कुछ आगे पढ़ते हैं तो लेकिन वे कच्ची बातें करते हैं कि सुनकर स्वयं ही अफसोस कर बैठे जाने के सिवाय कोई चारा नहीं होता। जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है उन्हें आज ही अक्ल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। समझ रहे हैं इस बात को? देखिए, भगत सिंह एक बात यहाँ पे उठाते हैं कि जिन विद्यार्थियों को कल देश की बागडोर संभालना है उन्हें ही आज क्या किया जा रहा है, देश दुनिया की खबरों से बंद किया जा रहा है, उनके आंखों पे एक पर्दा लगाया जा रहा है। तो ही कहते हैं उन्हें आज अक्ल के अंदर कोशिश किया। इनसे जो परिणाम निकले होगा खुद ही समझ लेना चाहिए। यह हम जानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, उन्हें अपना पूरा ध्यान इस ओर लगा देना चाहिए। लेकिन क्या देश की परिस्थितियों ज्ञान और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं? यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए हासिल की जाए। ऐसी शिक्षा की ज़रूरत ही क्या है? कुछ ज़्यादा चालाक आदमी कहते हैं, काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो, काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो जरूर, लेकिन कोई व्यावहारिक हिस्सा न लो, तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फ़ायदेमंद साबित होगे। देखिए, भगत सिंह कहते हैं कि मैं वैसी शिक्षा को बेकार समझता हूँ जो देश के लिए काम न आए। समझ रहे हैं? जिसमें एक विद्यार्थी भाग न ले सके, ऐसी शिक्षा को पे मुझे लानत है। और एक विद्यार्थी एक अच्छा नेता बन सकता है। और हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें यही समझाते कि अभी बस पढ़ो लिखो, राजनीति में ज़्यादा मत घुसो। अब आज भी ऐसा हो रहा है। बात बड़ी सुंदर लगती है लेकिन हम इसे भी रद्द करते हैं क्योंकि यह भी सिर्फ ऊपरी बात है। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक दिन विद्यार्थी एक पुस्तक अपील टू द यंग प्रिंस क्रोप्टकिन, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्रोप्टकिन पढ़ रहा था। एक प्रोफेसर साहब कहने लगे यह कौन सी पुस्तक है, और यह तो किसी बंगाली का नाम जान पड़ता है। लड़का बोल पड़ा, प्रिंस क्रोप्टकिन का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे, इस नाम से परिचित होना प्रत्येक प्रोफेसर के लिए बड़ा जरूरी था। प्रोफेसर की योग्यता पर लड़का भी हंस पड़ा और उसने फिर कहा ये रूसी सज्जन थे, बस रूसी कहकर टूट पड़ा। प्रोफेसर ने कहा तुम बहुत सेविक हो क्योंकि तुम पॉलिटिक्स पुस्तकें पढ़ते हो। अब देखिए, एक लड़का है, कॉलेज में एक लड़का पढ़ रहा था, कोई रूस के विद्वान का कुछ किताबें पढ़ रहा था, ठीक है। तो उस पर हुआ क्या वहाँ पे कि एक प्रोफेसर उसको पढ़ते हुए देख लिए। आज जब प्रोफेसर देख लिए तो कहेंगे कि तुम किस तरह का पुस्तक पढ़ा है। तो जब लेखक का नाम बताया तो उन्हें कुछ मालूम नहीं था और
प्रोफेसर को, तो वही लड़का बोलता है इतने बड़े अर्थशास्त्री को, मतलब इकोनॉमिस्ट जो है जिसे पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा विश्व जानता है, उसे आप नहीं जानते हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप इन सब चीज़ों को नहीं जानते हैं। तो उसी पे हंस पड़ा बच्चा। तो ही बात कहते हैं, देखिए आप प्रोफेसर की योग्यता, इन बेचारे विद्यार्थियों को उनसे क्या सीखना है, ऐसी स्थिति में नौजवान क्या सीख सकते हैं। दूसरी बात यह कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना तो हुई व्यवहारिक राजनीति। देखिए व्यवहारिक राजनीति पे बात कर रहे हैं कि इन लोगों का भाषण सुनना व्यवहारिक राजनीति है, पर कमीशन या बासरे का स्वागत करना क्या हुआ? क्या यह पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू नहीं? सरकारों और देशों के प्रबंध से संबंधित कोई भी बात पॉलिटिक्स के दौरान मैदान में ही गिनी जाएगी, तो फिर यह भी पॉलिटिक्स हुई कि नहीं? कहा जाए कि इससे सरकार खुश होती है और दूसरी से नाराज, फिर सवाल तो सरकार की खुशी या नाराजगी का ही हुआ। क्या विद्यार्थियों को जन्मते ही खुशामद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं। हम जो समझते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में विदेशी डाकू नहीं पशु हैं, पेट के गुलाम हैं, तो हम किस तरह के विद्यार्थी वफादारी का पाठ पढ़ें? कहने का मतलब है बहुत अच्छा बात कर रहे हैं हमारे लिए। भगत सिंह बहुत अच्छा सवाल खड़ा कर रहे हैं यहाँ पे कि जो वायसराय आते हैं, जो बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी आते हैं इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, तो उन लोग का जो हम लोग इतना स्वागत करते हैं, भव्य स्वागत, तो क्या उनका जो खुशामद इतना हम लोग करते हैं, तो वो भी एक तरह का पॉलिटिक्स नहीं, वो तो गंदा पॉलिटिक्स हुआ। व्यवहारिक पॉलिटिक्स वो थोड़ी हुआ, उसमें तो खुशामद हम लोग करते हैं। और क्या हम लोग को जन्मते ही खुशामदी का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए? कितना बड़ा प्रश्न कर रहे हैं भगत सिंह। ये देखिए मानसिकता को बदलना इसी को कहते हैं, हमारी एक सोच को बदल रहे हैं। सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दे। लेकिन क्या बूढ़ों में ऐसी आज़ादी मिल सकेगी? आदमी मिल सकेंगे? क्या परिवार और दुनियादारी के झंझटों में फंसे सयाने लोगों में से ऐसे कोई निकल सकेंगे? यह तो यही नौजवान निकल सकते हैं जो किन्हीं जंजालों में न फंसे हों, और जंजालों में पड़ने से पहले विद्यार्थी नौजवान तभी सोच सकते हैं यदि उन्होंने कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल किया हो, सिर्फ गणित और ज्योग्राफी का ही परीक्षा के पर्चों के लिए घोट न लगाया। तो ये कहते हैं कि अब देश को उन लोगों की ज़रूरत है, उन सेवाधारियों की ज़रूरत है देश को, कि जो परिवार में न पड़े, मतलब नौजवानों की ज़रूरत है, जिसका कोई परिवार न, वो अकेला है, जिसका विवाह न हुआ हो, नौजवान है, जो इच्छा रखता है कि हमें देश की सेवा करना है, उन लोगों की ज़रूरत है आज हमारे देश में। उन लोगों की ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ पढ़ाई में तेज हैं, जो ज्योग्राफी और फिजिक्स केमिस्ट्री को रट्टा मार रहे हैं, घोट के पी रहे हैं और देश के लिए कुछ नहीं सोच रहे। उन लोगों की उस समय ज़रूरत थी क्या? नहीं थी। आज तो आप देख ही रहे हैं। क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों को कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकलना पॉलिटिक्स नहीं थी? तब हमारे उपदेशक कहाँ थे जो उनसे कहते जाओ, जाकर शिक्षा हासिल करो? आज नेशनल कॉलेज अहमदाबाद के जो लड़के सत्याग्रह में बारदोली वालों की सहायता कर रहे हैं, क्या वे ऐसे ही मूर्ख रह जाएंगे? सभी देशों को आज़ाद करवाने वाले वहाँ के विद्यार्थी नौजवान ही हुआ करते हैं। देखिए बहुत अच्छा बात कर रहे हैं कि अहमदाबाद के या जर्मनी के जो भी, इंग्लैंड के जो भी विद्यार्थी वहाँ हैं, तो वहाँ सब विद्यार्थी मिलकर के ही लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्रांति करते हैं, आंदोलन करते हैं, तब कोई देश आज़ाद हो पाता है, कोई देश की गतिविधियाँ सही हो पाती है। तो ही कहने क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रहकर अपना और अपने देश का अस्तित्व बचा पाएंगे? नौजवान 1919 में विद्यार्थियों पर किए अत्याचार भूल नहीं सकते। 1919 में रौलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप ये भी जानते हैं। तो उसी के बारे में कह रहे हैं भगत सिंह कि नौजवान 1919 में विद्यार्थियों पर किए अत्याचार भूल नहीं सकते। यह भी समझते हैं कि उन्हें एक भारी क्रांति की ज़रूरत है। वे पढ़ें, जरूर पढ़ें, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें और जब ज़रूरत हो तो मैदान में कूद पड़ें और अपना जीवन इसी काम में लगा दें, अपने प्राणों का इसी में उत्सर्ग कर दें। उत्सर्ग मतलब अर्पण कर दें, झोंक दें, वरन बचने का कोई उपाय नज़र नहीं आता। ये कर रहे हैं उन लोगों के लिए कि आप पढ़िए, खूब पढ़िए, आप पढ़ने में तेज हैं तो अच्छी बात है, पर अपने देश के लिए भी थोड़ा सा सोचिए। और अगर आपका देश ही नहीं होगा तो आप पढ़ लिख करके क्या करेंगे? बेरोजगार ही रह जाएंगे। आप कितना भी तेज हो जाएं, जब आपका देश आपको एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा जॉब नहीं दे सकता है, तो फिर क्या मतलब? एक अच्छा समाज स्थापित नहीं कर सकता है, तो आप पढ़ करके ही क्या करेंगे? पहले आपको अपने देश को संभालना चाहिए। देश को सही तरीके से चलाने के लिए
आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि उस समय ब्रिटिश लोगों के हम लोग अधीन थे। अब ब्रिटिश लोग अंग्रेज लोग हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, न नौकरी थी न कुछ थी, बहुत ज़्यादा परेशानी था, आप लोग जानते ही हैं। अब देखिए ये बातें समाप्त होती है। अब हम लोग चलते हैं यहीं पे एक है पत्र, चैप्टर का नाम ही था एक लेख और एक पत्र। तो लेख तो समाप्त हो गया, अब एक पत्र है जो सुखदेव सिंह को लिखे थे, सुखदेव सिंह के नाम लिखे थे एक पत्र। तो ही देखिए पत्र का नाम है सुखदेव के नाम पत्र। अब हम लोग देखिए सुखदेव के नाम के पत्र के पहले हम लोग कुछ बातें देख लेते हैं, है ना। एक शायरी देख लेते हैं इनका। ये कहते हैं, ये भगत सिंह कहते हैं बच्चों, दुल्हन दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, आज़ादी ही मेरी दुल्हन होगी। ध्यान दीजिएगा फिर से, दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, आज़ादी ही मेरी दुल्हन होगी। सोचिए कितना बड़ा ये आशिक थे, कितना बड़ा प्रेमी थे कि जो अपनी दुल्हन को दुल्हन नहीं मानते थे, अपने देश की आज़ादी को ही अपना दुल्हन मानते थे, अपना सबसे प्रिय वस्तु अपने। इनका एकमात्र जीवन का लक्ष्य था कि हमें अपने देश को आज़ाद करना है। तभी तो ये कम उम्र में इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई और ये बहुत सारा काम भी किए। मतलब ये मात्र 24 साल जिए, क्योंकि 1907 में इनका जन्म हुआ था और 31 में इनका निधन हुआ, फांसी पे चढ़ाया गया था इन्हें। तो मात्र कितना हो गया, 24 साल। 24 साल की उम्र में ही इनका निधन हो गया। सोचिए कितना बड़ा क्रांतिकारी थे और कितना अच्छा इनका विचार था। हाँ, अब हम लोग चलते हैं सुखदेव के नाम पत्र। सुखदेव सिंह की भी फांसी इन्हीं के साथ हुई थी, इन्हीं के दिन हुई थी, मतलब 23 मार्च को ही सुखदेव सिंह, राजगुरु और भगत सिंह। अब हम लोग चलते हैं सुखदेव के नाम पत्र पे। प्रिय भाई, ये लिखते हैं सुखदेव जी को पत्र भगत सिंह। प्रिय भाई, मैंने आपके पत्र को कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा। मैं अनुभव करता हूँ कि बदली हुई परिस्थितियाँ ने हम पर अलग अलग प्रभाव डाले हैं। जिन बातों से जेल के बाहर घृणा करते थे वे आपके लिए अब अनिवार्य हो चुकी है। इस प्रकार मैं जेल से बाहर जिन बातों का विशेष रूप से समर्थन करता था, कहते हैं कि जेल के बाहर मैं जिन बातों का समर्थन करता था, आज वही सब बातें क्या हैं, आज मुझे आभास हो रहा है। कौन कहते हैं, ये कहते हैं भगत सिंह, उनको कहते हैं पत्र में सुखदेव सिंह को। अनिवार्य इस प्रकार मैं जेल से बाहर जिन बातों को विशेष समर्थन, वे अब मेरे लिए विशेष महत्व नहीं रखती। उदाहरणार्थ, मैं व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था, परंतु अब इस भावना का मेरे हृदय एवं मस्तिष्क में कोई विशेष स्थान नहीं रहा। मतलब व्यक्तिगत प्रेम को, बाहर आप इसके कड़े विरोधी थे, परंतु इस संबंध में अब आपके विचारों में भारी परिवर्तन एवं क्रांति आ चुकी है। आप इसे मानव जीवन का एक अत्यंत आवश्यक व अनिवार्य अंग अनुभव करते हैं और सहानुभूति से आपको एक प्रकार का आनंद भी प्राप्त हुआ है। ये कहते हैं कि आप जो कहते थे हम लोगों को कि देश के लिए मरो, देश के लिए जियो, अपने परिवार और अपने व्यक्तिगत जीवन को छोड़ो और देश को पहले बचाओ, तो उन सब बातों को हम लोग पहले बेकार समझते थे, पर वही सब बातें मुझे अब अच्छा लग रहा है। आपको याद होगा कि एक दिन मैंने आत्महत्या के विषय में आपसे चर्चा की थी। तब मैंने आपको बताया था कई परिस्थितियां में आत्महत्या उचित हो सकती है, परंतु आपने मेरे दृष्टिकोण का विरोध किया था। मुझे उस पर चर्चा का समय एवं स्थान भली प्रकार याद है। हमारी यह बात शहंशाही कुटिया में शाम के समय हुई थी। आपने मजाक के रूप में हंसते हुए कहा था कि इस प्रकार की कायरता का कार्य कभी उचित नहीं माना जा सकता। आपने कहा था इस प्रकार का कार्य भयानक और घृणित है, परंतु इस विषय पर मैं भी देखता हूं कि आपकी राय बिल्कुल बदल चुकी है। अब आप कुछ अवस्थाओं में न केवल उचित वरन अनिवार्य एवं आवश्यक अनुभव करते हैं। मेरी इस विषय में अब वही राय है, मेरी इस विषय में अब वही राय है जो पहले आपकी थी, अर्थात आत्महत्या एक घृणित अपराध है। यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। क्रांतिकारी का तो कहना ही क्या, कोई भी मनुष्य ऐसे कार्य को उचित नहीं ठहरा सकता है। देखिए, बताते हैं बच्चों आप लोगों को मैं कि भगत सिंह को मतलब शुरू में लग रहा था कि हमारा देश का स्थिति तो समाज बेकार है और सब लोगों को जहाँ तहाँ गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, न कोई नौकरी है हमारे देश में, पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है, तो आत्महत्या ही सही है, आत्महत्या ही कर लेना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अंग्रेज के इच्छा से चलता था हमारा देश। हम खुले स्वतंत्र रूप से रोड पे नहीं चल सकते थे, स्वतंत्र रूप से कोई काम नहीं कर सकते थे, हमेशा अंग्रेजों की गुलामी में ही रह सकते थे।
तो वैसे ही सोचों में भगत सिंह को लगा कि आत्महत्या ही कर लेना उचित है। तो इन्होंने सुखदेव सिंह से बोला था ये बात को कि मुझे आत्महत्या करने की इच्छा होती है। सुखदेव सिंह कहा नहीं, आत्महत्या जो करेंगे उससे बढ़िया है कि आप अपने देश के लिए मरिए, आप अपने देश के लिए कुछ कार्य कीजिए, उसमें अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो वो अच्छी बात है। अपने देश के लिए अपने जान का अर्पण कीजिए। आप अपने ऐसे ही, वो तो कायरता का पहचान है अगर आप आत्महत्या कर लेते हैं तब। और उन्हीं सब चीज़ों को इन्हें बाद में आभास हुआ कि सही में मुझे अपने देश के लिए मिटना चाहिए, अपने देश के लिए मरना चाहिए। हम बेकार अपने आप के लिए आत्महत्या कर रहे थे। इनका कहना था सुखदेव सिंह इनको कहे थे कि अगर तुम्हें मरना ही है तो 10-20 पापियों को मार करके जाओ, 10-20 अंग्रेजों को मार करके जाओ, अकेले तुम क्यों मरोगे? 10-20 को मार करके जाओ। जो पापों का जो बोझ है, दुनिया पापियों का जो बोझ से भरा पड़ा है, उन सबको भी थोड़ा सा हल्का कर दोगे तो कुछ लोगों को तुम मार मुर करके जाओ। कहने का इससे देश में एक नया गतिविधि आएगी। तो ही सब बातें हैं। आप कहते हैं कि आप यह नहीं समझ सके कि केवल कष्ट सहन करने से आप अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। आप जैसे व्यक्ति और ऐसा प्रश्न करना बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि नौजवान भारत सभा के ध्येय सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना एवं बलिदान करने को हमने सोच समझ कर कितना प्यार किया था। मैं यह समझता हूँ कि आपने अधिक से अधिक संभव सेवा की। अब वह समय है कि जो कुछ आपने किया है उसके लिए कष्ट उठाएं। दूसरी बात यह है कि यही वह अवसर है जब आपको सारी जनता का नेतृत्व करना है। मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है। जैसे कि हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में हाँ देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, लेजिस्लेटिव असेंबली में ये क्या किए थे? बम फेंकने का कार्य किए थे। वही कहते हैं कि तो कार्य करने का पश्चात आपको परिणाम और आपको भली फल भोगने की बात आती है। क्या आपके यह विचार है कि यदि हमने दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए दंड से बचने का प्रयास किया होता आज हमारा यह कार्य उचित होता? नहीं, इसका प्रभाव लोगों पर उल्टा होता। अब हम अपने आप को अपने लक्ष्य में पूर्णतः सफल हुए। ये कहते हैं कि देखिए, मेरा भी एक लक्ष्य हो गया कि अगर हमें मरना है तो कुछ लोगों को मार करके मरना, इसलिए मैं असेंबली में बम फेंक दिया था, और जिससे मुझे आज फांसी की सज़ा सुनाई जा रही है। और मुझे अच्छी बात है, मुझे अच्छा लग रहा है कि आज हमारा फांसी होने वाला है, ताकि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सका, कुछ पापियों का विनाश मैं कर सका। अंग्रेजों को पापी कहा जा रहा है। बंदी होने के समय हमारी संस्था के राजनीतिक बंदियों को दशा अत्यंत दयनीय थी। हमने सुधारने का प्रयास आरंभ कर दिया। मैं आपको पूरी गंभीरता से बताता हूं कि हमें यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे। ये भगत सिंह को विश्वास था इस बात का। हमें उपवास की स्थिति में कृत्रिम रीति से भोजन कर दे, नहीं तो ज्ञान ही था, न हमें यह विचार सूझता ही था। हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे। क्या आपका यह अभिप्राय है कि आत्महत्या करना चाहते थे? नहीं, प्रगतिशील होना और श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आपके लिए जीवन दे देना कदापि आत्महत्या नहीं कही जा सकती। हमारे मित्र श्री यतीन्द्रनाथ दास की मृत्यु तो अस्पृहणीय है। अस्पृहणीय मतलब क्या हुआ? मतलब सराहना करने योग्य है। क्या आप इसे हत्या कहेंगे? हमारा कष्ट सहन करना फलीभूत हुआ। समस्त देश में एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। हम अपने लक्ष्य में सफल हुए। इस प्रकार से के संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु। भगत सिंह कहते हैं बच्चों कि आज मैं इतने लोगों को असेंबली में बम फेंका और उसमें बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी मरा गए, अंग्रेज अधिकारियों का मैं विनाश कर सका, तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा। अब अगर मुझे फांसी पर चढ़ाया जाएगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा कि मैं कुछ काम किया हूँ अपने देश के लिए। और हमारी मृत्यु के कारण मतलब एक भगत सिंह मरता है तो समझिए 1000 भगत सिंह अब जन्म लेगा, क्योंकि बहुत सारे युवाओं के दिलों में क्रांतिकारी फूटेगी कि हमें भी भगत सिंह के जैसा बनना है। इसके अतिरिक्त हम में से जिन लोगों को यह विश्वास है उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा, उनको धैर्यपूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब यह सजा सुनाई जाएगी और तत्पश्चात उन्हें फांसी दी जाएगी। मृत्यु भी सुंदर होगी, परंतु आत्महत्या करने और केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं। मैं और आप वरण मैं कहूँगा हम में से किसी ने भी किंचित कष्ट सहन नहीं किया। हमारे जीवन का यह भाग तो अभी आरंभ होता है। आपको यह याद होगा कि अनेक बार इस विषय पर हमने बातचीत की है। रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वह हमारे साहित्य में कदापि नहीं दिखाई देती। हम उनकी कहानियों में कष्टों और दुखमयी स्थितियों को बहुत पसंद करते हैं, परंतु कष्ट सहन की उस भावना को अपने भीतर अनुभव नहीं करते। हम उनके उन्माद और उनके चरित्र की असाधारण ऊंचाइयों की प्रशंसक हैं, परंतु इसके कारणों पर सोच विचार करने की कभी चिंता नहीं करते।
मैं कहूँगा कि केवल विपत्तियाँ सहन करने के साहित्य के उल्लेख ने ही उन कहानियों में सहृदयता, दर्द की गहरी टीस और उनके चरित्र तथा साहित्य में ऊंचाई उत्पन्न की। हमारी दशा उस समय दयनीय और हास्यास्पद हो जाती है जब हम अपने जीवन में अकारण ही रहस्यवाद प्रविष्ट कर लेते हैं। यद्यपि इनके लिए कोई प्राकृतिक या ठोस आधार नहीं होता। हमारे जैसे व्यक्तियों को जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हर प्रकार से उन विपत्तियों, चिंताओं, दुखों और कष्टों को सहने के लिए तत्पर रहना चाहिए जिनको हम स्वयं आरंभ किए संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं एवं जिनके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। कहते हैं कि हम लोगों को अपने जीवन में उन सब कष्टों को सहन करने के लिए तैयार होना चाहिए जिस पे हम लोग क्रांतिकारियों का माला जपते हैं, क्रांतिकारियों की सराहना करते हैं। तो हमें भी अपने अंदर उस ऊर्जा को पैदा करना चाहिए जिससे हम भी क्रांतिकारियों के जैसा बन सके, हम भी अपने देश के लिए कुछ कर सकें। मैं आपको बताता हूँ कि जेलों में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति अपराध या पाप जैसे महासामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है। मैंने इस विषय का कुछ साहित्य पढ़ा है, समझ रहे हैं ना, मैंने इस विषय का कुछ साहित्य पढ़ा है। ये भगत सिंह अपने बारे में कहते हैं बच्चों कि मैं जेल में बहुत सारी चीज़ों को मैंने पढ़ा है, इन सब बातों का, तभी हमारे विचार इतने अच्छे हो सके। और जेल ही ऐसे विषयों का स्वाध्याय करने के सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। स्वाध्याय और सर्वश्रेष्ठ भाग है स्वयं कष्टों को सहना। आप भली प्रकार जानते हैं कि रूस में राजनीतिक बंदियों का बंदी गृह में विपत्तियां सहन करना ही जारशाही का तख्ता उलटने के पश्चात उनके द्वारा जेल के प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। क्या भारत को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है जो इस विषय में पूर्णतः परिचित हो और इस समस्या का निजी अनुभव रखते हो? केवल यह कह देना कि दूसरा कोई इस काम को कर लेगा और इस कार्य को करने के लिए बहुत लोग हैं, इस प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता। कहने का मतलब है ना कि हम लोग क्रांति कभी आंदोलन नहीं करते हैं, रोड पे कभी नहीं आते हैं अब जब हम लोग पे अत्याचार होता किसी कार्य के प्रति, पर हम लोग सोचते हैं कि कोई जाएगा कोई जाएगा। इसका मतलब क्या, हम लोग हमेशा आशा देखते हैं कि कोई जाएगा, कोई आंदोलन करेगा तब हमारा भला होगा, पर ऐसा कोई सब ऐसा ही सोचता है, किसी प्रकार उचित नहीं। इस प्रकार जो लोग क्रांतिकारी के क्षेत्र के कार्यों का भार दूसरे लोगों पर छोड़ने की प्रतिष्ठापूर्ण एवं घृणित समझते हैं, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। इस प्रकार का आंदोलन क्रांति के कार्यकाल को बहुत सीमा तक कम कर देगा। जितने आंदोलन अब तक आरंभ हुए हैं उन सबसे पृथक रहने के लिए बहुत सीमा तक कम कर देगा। जितने आंदोलन अब तक उनके पृथक रहने के लिए आपने जो तर्क दिए मैं उन्हें समझने में असमर्थ हूँ। कुछ मित्र ऐसे हैं जो या तो मूर्ख हैं या ना समझ, वे आपके इस व्यवहार को किंचित भी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आप उनसे बहुत ऊंचे और उनकी समझ से बहुत परे हैं, अनोखा और अद्भुत समझते हैं। कहते हैं सुखदेव जी को कि आपका जो विचार इतना अच्छा विचार है, जो आप निजी अनुभव इतना रखते हैं, आपकी बातों को सभी लोग नहीं समझ सकते हैं। मतलब साधारण आदमी, आपके जिसके दिलों में देश के प्रति कुछ करने की भावना, कुछ करने की इच्छा है, वही आपकी बातों को समझ सकता है। बाकी सभी व्यक्ति जो सिर्फ घर में बैठने वाले और मज़े से खाने पीने वाले हैं, वो कभी आपकी बातों को नहीं समझ सकते हैं। कायर लोग आपकी बातों को नहीं समझ सकते हैं। जो देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं, अपने देश को आज़ादी दिलाने की सपना देखते हैं, वही आपकी बातों को समझ सकते हैं। भगत सिंह कर रहे हैं सुखदेव जी से। वास्तव में यदि आप ये अनुभव करते हैं कि बंदगी का जीवन वास्तव में अपमानपूर्ण है, तो आप उसके विरुद्ध आंदोलन करके उसे सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते? संभवतः आप यह कहेंगे कि यह संघर्ष सफल नहीं हो सकता, परंतु यह तो वही तर्क है जिसकी आड़ देकर साधारणतः निर्बल लोग प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहते हैं। यह वह उत्तर है जिसे हम उन लोगों से सुनते रहे जो जेल से बाहर क्रांतिकारी पद में सम्मिलित होने से जान बचाना चाहते थे। क्या आज यही उत्तर मैं आपके मुख से सुनूंगा? कुछ मुट्ठी भर कार्य के आधार पर संगठित हमारी पार्टी अपने लक्ष्यों और आदर्शों की तुलना में क्या कर सकती थी? क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकालें कि हमने इस कार्य के आरंभ करने में नितांत भूल की है? नहीं, इस प्रकार का परिणाम निकालना उचित नहीं होगा। इससे तो व्यक्ति की भीतरी निर्बलता प्रकट होती है जो इस प्रकार सोचता है। कहने का मतलब है बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये कहते हैं कि जिस तरह से हम लोग कहते हैं, अगर हम लोग भी सोचते हैं कि कुछ लोग करेंगे काम, कुछ लोग तो क्रांतिकारी का मतलब आंदोलन कर ही रहे, हमारी क्या ज़रूरत है देश के लिए मरने मिटने की, कुछ लोग तो लगे ही हुए ही हैं, तो क्या 8-10 लोगों से ही हो जाएगा?
वहाँ का हजारों अंग्रेज थे, वहाँ पे 10 अगर क्रांतिकारी होते क्या जीत मिल सकती थी? वही करेंगे, सभी लोगों को क्योंकि सभी लोगों की लाभ होगी अगर हमारा भारत आज़ाद होगा, तो इसीलिए सभी लोगों को आकर के लड़ना चाहिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, मैदान में आना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए सभी को आकर के, तभी तो हमारी शक्ति मजबूत हो जाएगी अंग्रेजों के प्रति। अंग्रेज हमसे डरने लगेंगे और वो भागेंगे हमारे देश को छोड़कर। आगे चलकर आप लिखते हैं कि 14 वर्ष बंदीगिरी के कष्टों से भरपूर जीवन बिताने के पश्चात किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती कि उस समय भी उसके विचार वही होंगे जो जेल से पूर्व थे, क्योंकि जेल का वातावरण उसके समस्त विचारों को रौंद कर रख देगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या जेल से बाहर का वातावरण हमारे विचारों के अनुकूल था? फिर भी असफलताओं के कारण क्या हम उसे छोड़ सकते थे? क्या आपका आशय यह है कि यदि हम इस क्षेत्र में न उतरे होते तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं हुआ होता? यदि ऐसा है तो आप भूल कर रहे हैं। यद्यपि यह ठीक है कि हम भी वातावरण को बदलने में बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं, तथापि हमें तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। मैं तो कहूँगा कि साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्स वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं। ये कहते हैं कि साम्यवाद का जो जन्मदाता है कौन? मार्क्स, कार्ल मार्क्स। तो इस विचारों का वो जन्मदाता था। असल में यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने ही एक विशेष प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति उत्पन्न किए थे, उनमें मार्क्स भी एक था। समझ रहे बच्चों? इसमें कहा जा रहा है मार्क्स के बारे में, जो मार्क्स थे ना, कार्ल मार्क्स, जो कहाँ के थे? यूरोप के थे। तो उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है बच्चों कि असल में यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने ही एक विशेष प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति उत्पन्न किए थे, उनमें मार्क्स भी एक था। अपने स्थान पर मार्क्स भी निसंदेह कुछ सीमा तक समय के चक्र को एक विशेष प्रकार की गति देने में आवश्यक सहायक सिद्ध हुआ। वही कहते हैं कि जो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए जो सोचता है, इस तरह के विचारों को मार्क्स ने ही जन्म दिया है। जो स्टार्टिंग कहाँ से इसका प्रारंभ हुआ था? रूस से। रूस कहने का मतलब यूरोप के अधिकतर देशों से। मैंने और आपने भी इस देश में समाजवाद और साम्यवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया, वरन यह तो हमारे ऊपर, हमारे समय एवं परिस्थिति के प्रभाव का परिणाम है। निसंदेह हमने इन विचारों का प्रचार करने के लिए कुछ साधारण और कुछ तुच्छ कार्य अवश्य किया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब हम इस प्रकार का एक कठिन कार्य हाथ में ले लिया है तो हमें उसे जारी रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेने से जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा, वरन यह तो एक प्रतिक्रियावादी कार्य होगा। ये कहते हैं भगत सिंह, जब हम लोग ठान लिए कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है तो हम लोग को अब इस मार्ग पे एकदम चलना ही होगा। अब हम लोग को विपत्तियों से घबराना नहीं है। जितना भी विपत्ति आएगी, जितना भी परेशानी होगा, जितना भी अंग्रेजों से लड़ना होगा, मरना होगा, कटना होगा, सब कुछ करेंगे, पर अब अपने देश को आज़ाद करा करके ही रहेंगे। इसीलिए तो कहते हैं भगत सिंह कि आज़ादी मेरी दुल्हन नहीं होगी, दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, आज़ादी ही मेरी दुल्हन होगी। कितनी बड़ी बात है। यही सब भावना से उनके अंदर ये विचार आता था। जेल के नियमों के अनुसार जीवन की निराशाओं, दबाव और हिंसा के असीम परीक्षायुक्त वातावरण का विरोध करते हुए हम कार्य करते रहें। जिस समय हम अपना कार्य करते थे उस समय नाना प्रकार से हमें कठिनाइयों का निशाना बनाया जाता था। यहाँ तक कि जो लोग अपने आप को महान क्रांतिकारी कहने का गौरव अनुभव करते थे वे भी हमको छोड़ गए। क्या ये परिस्थितियाँ असीम परीक्षायुक्त न थी? फिर हमने आंदोलन और प्रयासों को जारी रखने के लिए हमारे पास क्या कारण और क्या तर्क था? ये कहते हैं कि जो मजबूत लोग थे, जिनके बल पे, जिनके ताकतों के कारण, जिन पे हमें भरोसा था कि वो लोग हमारे साथ मिल करके देश का बागडोर संभालेंगे, देश को आज़ादी दिलाएंगे, वो सब भी लोग अब धीरे धीरे वो भी शहीद होते जा रहे हैं, उनका भी अब मृत्यु होते जा रहा है। तो उसके बाद भी हम लोग को अब लगे ही रहना है। क्या स्वयं यही तर्क हमारे विचारों को शक्ति नहीं देते? क्या ऐसे क्रांतिकारी कार्यों उदाहरण हमारे सामने नहीं जो जेलों से दंड भोग कर लौटे और अब भी यही कार्य कर रहे हैं? यदि बाकनी ने आपके समान सोच विचार किया होता तो वह प्रारंभ में ही आत्महत्या कर लेता। आज आपको ऐसे असंख्य क्रांतिकारी दिखाई देते हैं जो रूसी राज में उत्तरदायी पदों पर विराजमान हैं और जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतर भाग दंड भोगते हुए जेलों में बिताया है। मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई नहीं कह सकता कि भविष्य में क्या घटना होने वाली है। वही देखिए कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। मनुष्य को अपने विश्वासों पे दृढ़तापूर्वक अडिग रहना चाहिए। कोई कुछ नहीं कह सकता कि भविष्य में हो सकता है हम जो सोच रहे हैं वो हो ही जाए या न भी हो, हमें अपने विश्वास पे अडिग होना चाहिए। एक दिन वो जरूर होगा। इसलिए अपने देश की आज़ादी की
कि दम बागडोर हम लोग को इच्छा दम पूरा दृढ़ संकल्प करके रखना चाहिए, एक दिन हम अपने देश को आज़ाद कराएंगे ही कराएंगे। क्या आपको याद है कि जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि हमारी बम फैक्ट्रियों में अत्यंत तीव्र एवं प्रभावकारी विष भी रखा जाना चाहिए, तो आपने बड़ी दृढ़ता से इसका विरोध किया था। आप इस विचार से ही घृणा करते थे, आपको इस पर विश्वास नहीं थी। फिर अब क्या हुआ? यहाँ तो ऐसी विकट और जटिल परिस्थितियाँ भी नहीं है। मुझे तो इस प्रश्न पर विचार करने में घृणा होती है, आपकी इस मनोवृत्ति से भी घृणा थी जो आत्महत्या करने की अनुमति देती है। आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें, यदि आपने अपने बंदी बनाए जाने के समय इन विचारों के अनुकूल कार्य किया होता, आपने विष खाकर उस समय आत्महत्या कर ली होती, तो आपने क्रांतिकारी कार्य की बहुत बड़ी सेवा की होती। परंतु इस समय तो इस कार्य पर विचार करना भी हमारे लिए हानिकारक है। ये कहते हैं कि जो हमारे अंदर एक बार आया था ना आत्महत्या करने का जो भावना आया था, वो कैसे तो आप उसी समय मेरी भावना का विरोध किए थे और मुझे एक अच्छा मार्गदर्शन किए थे, उसकी वजह से आज मैं इतना सारा कुछ कर दिया हूँ। नहीं तो मैं तो आज मर जाता, हमारा कोई अस्तित्व भी नहीं होता। आज मुझे कोई नहीं जानता कि एक भगत सिंह भी है जो इतना बड़ा काम किया है, कम उम्र में फांसी की सज़ा सुनाई, जो देश के लिए मरता था। ये सब बातें कोई नहीं जानता अगर हम आत्महत्या कर लेते तो। एक और विशेष बात है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, यह है कि हम लोग ईश्वर, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग, दंड एवं पारितोषिक तथा भगवान द्वारा के जन्म जीवन के हिसाब आदि में कोई विश्वास नहीं रखते। अतः हमें जीवन एवं मृत्यु के विषय में भी नितांत भौतिकवादी रीति से सोचना चाहिए। एक दिन जब मुझे पहचानने जाने के लिए कोई दिल्ली से यहाँ लाया गया था, तो गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारियों ने मेरे पिताजी की उपस्थिति में मुझसे इस विषय पर बातचीत की थी। समझ गए ना? मतलब कन्फर्म होना चाहता था कि यही है ना भगत सिंह, कोई हम दूसरे को पकड़ रहे हैं। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को। और कहा था कि मैं कोई भेद खोलने से इस प्रकार अपना जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूँ। कौन कहते हैं? ये कहते हैं कि मैं अपने बारे में कोई भेद नहीं खोलूँगा। भगत सिंह कहते हैं इस बात को। इससे सिद्ध होता है कि मैं अपने जीवन को बहुत उनका तर्क भी था कि यह मेरी मृत्यु और आत्महत्या के समान होगा, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया कि मेरे जैसे विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं कर सकता। हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम मानवता की अधिक से अधिक संभव सेवा करना चाहते हैं। कौन कहते हैं? भगत सिंह कहते हैं कि मैं मानवता की अधिक से अधिक, मनुष्यों की अधिक से अधिक सेवा करना चाहता हूँ। विशेषकर मेरे जैसा भला मनुष्य जिसका जीवन किसी भी रूप में दुख या चिंतित नहीं है, किसी समय भी आत्महत्या करना तो दूर रहा, उसका विचार भी हृदय में लाना ठीक नहीं समझता हूँ। वही बात मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, सुखदेव सिंह को कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि मनुष्य को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकूं। आशा है आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपको ये बताऊं कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। मुझे अपने लिए मृत्युदंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। मुझे किसी भी प्रकार के पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। यदि कोई क्षमा भी हुई तो पूर्णतः सबके लिए होगी, वरन यह भी हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए नितांत सीमित एवं कई बंधनों से जकड़ी हुई होगी। देखिए, ये कहते हैं कि आज मुझे फांसी भी हो रही तो मुझे थोड़ा भी इच्छा नहीं कि मैं अब बचूं। मैं बहुत खुश हूँ कि अब हमारी आज फांसी होने वाली है। क्योंकि मैं अपना लक्ष्य पूरा कर चुका हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को, अंग्रेज अधिकारियों को मैं विनाश कर चुका हूँ, पापियों का विनाश कर चुका हूँ। मेरा लक्ष्य पूरा हो गया है। अब मुझे अगर फांसी की सज़ा भी अगर सुनाई जाती तो अच्छा बात है। हमारे लिए न तो क्षमा हो सकते न वह होगी ही। इस पर कोई मेरी इच्छा कि हमारी मुक्ति का प्रस्ताव समृद्ध में विश्वव्यापी, और उसके साथ ही हमारी अभिलाषा यह है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुँचे तो हमें फांसी दे दी जाए। मेरी यह इच्छा कि यदि कोई समान पूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण न बने। जब देश के भाग का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतः भुला देना चाहिए। कहते हैं कि अगर कहीं पे देश का, पूरे देश के लोगों का भला हो रहा है तो वहाँ एक व्यक्तियों का भला नहीं करना चाहिए। एक व्यक्तियों का अगर उसका बदल रहा है भविष्य तो वहाँ पे उसका ध्यान नहीं देना चाहिए, पहले अपने देश को देखना चाहिए। हम क्रांतिकारी होने के नाते अतीत के समस्त अनुभवों से पूर्णतया अवगत हैं, इसलिए हम नहीं मान सकते कि हमारे शासकों और विशेषकर अंग्रेज जाति के भावनाओं में इस प्रकार का आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। ये कहते हैं कि हम इतिहास को जानते हैं कि जो अंग्रेज हैं वो कभी भी हम लोगों को क्षमा नहीं कर सकता है। उन लोगों के दिल में इतना
उदार नहीं कि हम लोगों को छोड़ सकता है, वो जरूर फांसी की सजा सुनाएगा। इस प्रकार का परिवर्तन क्रांति के बिना संभव ही नहीं। क्रांति तो केवल सतत कार्य करते रहने से, प्रयत्नों से, कष्ट सहन करने से एवं बलिदानों से ही उत्पन्न की जा सकती है और की जाएगी। जहाँ तक मेरे दृष्टिकोण का संबंध है, मैं तो केवल उसी दिशा में सबके लिए सुविधाओं और क्षमादान का स्वागत कर सकता हूँ जब उसका प्रभाव अस्थायी हो और देश के लोगों के हृदयों से हमारी फांसियों की कुछ अमिट चिन्ह अंकित हो जाए। बस यही, इससे अधिक कुछ नहीं। ये कहते हैं कि हमारा बस एक ही अब लक्ष्य है कि मैं अगर मरता हूँ, अगर मेरी फांसी होती है, तो कम से कम हमारे देश के वासी, जो हमारे देश के जो लोग हैं, नौजवान हैं, मुझसे प्रेरणा ग्रहण करें। और एक अगर भगत सिंह मरता है तो 1000 भगत सिंह को अब पैदा हो जाना चाहिए, तभी हमारा देश अब आज़ाद होगा। क्योंकि अभी पूर्णतः हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ, अभी तो बस एक शुरुआत हुई है जो मैंने की है। अब बाकी सब नौजवान लोगों को ये करना होगा। अब यहीं पे अपनी बात कहते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों। भगत सिंह एक बात कहते हैं, आप लोग इस बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है। जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पे तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात करते हैं, आप फिर से ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। कितनी बड़ी बात है कि अगर आपको जिंदगी जीना है तो अपने कंधों पे जिए, और दूसरे के कंधों पे, दूसरे पे निर्भर होकर के आपको जीना नहीं चाहिए। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा ये चैप्टर अब समाप्त होता है बच्चों। अब मैं आपको बता दूं कि अब ये मैं पूरा चैप्टर डिटेल से पढ़ा दिया हूँ, इसलिए अब आप लोगों को सारांश देने की ज़रूरत मुझे नहीं है। मैं लेखक का परिचय बता दिया और चैप्टर को डिटेल से पढ़ा ही दिया हूँ, और अब सारांश तो आप स्वयं लिख लेंगे। और अब हम लोग अगले चैप्टर पार्ट 2 में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। अब मेरा 2 ही पार्ट आएगा एक चैप्टर का, ठीक है, क्योंकि कोर्स को भी कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। और अगर आपको सारांश की ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सारांश भेज दूंगा। ओके, धन्यवाद।